बेटा हम लोगों ने दो ब्लॉक सिस्टम और पुली ब्लॉक अरेंजमेंट को पढ़ा, फोर्सेस और कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन सरप्राइजिंग फोर्स, स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रही हूँ, ध्यान करो, तुमने अपनी डेली लाइफ में इसे देखा है। When a moving car suddenly stops, passengers experience a force in forward direction. I think all of you have experienced this observation you have seen. When a car moves over a turn, passengers experience a force which is directed away from the center of the turn. That is radially outward direction. I must say that all of you have experienced this force also. Now children, before I discuss other cases, let me demonstrate you an activity. उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे pseudo force experienced by a 20-gram weight pulls the 50-gram weight up when 20-gram weight moves on a circle. तब हम इस स्यूडो फोर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पाइप लिया है, ये 20 ग्राम का वेट है और इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है 50 ग्राम के वेट से। अब 20 ग्राम का वेट 50 ग्राम के वेट को ऊपर खींच सकता है, ये शायद हम ग्रेविटी को डिफाइन करने वाला कॉन्सेप्ट यकीन ना करें, लेकिन अगर हम इस 20 ग्राम वेट को एक सर्कल पर मूव कराने लगे तो ये 20 ग्राम का वेट एक ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसका सोर्स नहीं बता सकते। इसीलिए हम उसे स्यूडो फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्यूडो फोर्स दोनों नाम से जानते हैं, और वो स्यूडो फोर्स इस 50 ग्राम के ब्लॉक को ऊपर पुल कर ले जाएगा। तो स्यूडो फोर्स को एक्सपीरियंस करने की ये एक अच्छी और आसान एक्टिविटी है, इसे हम गौर से देखेंगे। You can observe that 50 gram force is moving up because of the pseudo force, that is centrifugal force. Observe once again. 50 gram weight has moved up. इस एक्टिविटी में बेटा जो ऑब्जेक्ट सर्कल पर घूम रहा था उसे एक फोर्स रेडियली आउटवर्ड एक्सपीरियंस हो रहा था, जिसे हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से पढ़ा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड करता है, लेकिन वेलोसिटी पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जब ये सर्कल पर घूम रहा होता है और अगर हम इसे तेज़ रफ्तार से घुमाएं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो mg को ओवरकम कर लेता है, यानी ग्रेविटी को ओवरकम कर लेता है और इस 50 ग्राम के फोर्स को, वेट को ऊपर की ओर खींचने लगता है। तो ये स्यूडो फोर्स है, या कार में अचानक रुकने पे पैसेंजर का आगे झुकना, या किसी मोड़ पर पैसेंजर्स का रेडियली आउटवर्ड जर्क फील करना, ये सब स्यूडो फोर्स क्यों कहलाते हैं? Because we cannot get the source of these forces. अगर कोई आदमी अपनी चेयर पे बैठा है, आराम से कार पे सीट पे बैठा है और अचानक कार रुकती है और वो एक जर्क आगे की ओर एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स का सोर्स हम नहीं बता सकते कि वो फोर्स उसे किस कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट सोर्स से लगा, है ना। इसी तरह से जो बाहर की ओर रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगा वो क्यों लगा, कहाँ से वो कांटेक्ट सोर्स या नॉन कांटेक्ट सोर्स आया। हमने पढ़ा है ना कि फोर्सेस दो तरह के होते हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। तो यहाँ पे ना तो आप कोई नॉन कांटेक्ट सोर्स बता सकते हो कि इसकी वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, ना कोई कांटेक्ट सोर्स, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स। लेकिन स्यूडो फोर्स अपनी एग्जिस्टेंस डिफरेंट इवेंट्स में अपनी प्रेजेंस को
दिखाता है। जैसे यहाँ पर 20 ग्राम का वेट अगर आप वैसे ही 50 ग्राम के वेट से कनेक्ट करो तो 50 ग्राम का वेट 20 ग्राम के वेट को नीचे खींच ले जाएगा। लेकिन अगर आप इसे सर्किल पे घुमाने लगो तो 20 ग्राम के वेट को तेज़ रफ्तार से घुमाओ, अबव अ स्पेसिफिक स्पीड 20 ग्राम इस तरफ रेडियस बढ़ाने लगता है, इधर की ओर मूव करने लगेगा और 50 ग्राम का वेट ऊपर जाने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर एक एग्जिस्टेंस इसकी एक्सेप्ट करोगे तब आप समझा पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्यूडो फोर्स की एग्जिस्टेंस को न मानते हुए भी हम इसको डिफरेंट इवेंट्स में देखते हैं। अब ये स्यूडो फोर्स कैसा नेचर का है, किस डायरेक्शन में लगता है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस पर बात कर ले। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ सराउंडिंग इन अ मीडियम विच इज एक्सिलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना, ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ स्यूडो फोर्स। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ का मतलब, एक्सिलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ का मतलब जैसे अ मूविंग कार, बस, ट्रेन, ठीक है, या एक्सिलरेटिंग लिफ्ट। इस तरह की कोई भी सराउंडिंग हो, आप एक मूविंग कार के अंदर बैठे हो, मूविंग कार विच सडनली स्टॉप्स, नॉट ओनली मूविंग कार, उसको एक्सिलरेट करना चाहिए, या तो उसकी स्पीड को एकदम से बढ़ना चाहिए या उसकी स्पीड को एकदम से कम होना चाहिए। तो मूविंग कार विच सडनली स्टॉप्स, एक्सिलरेटिंग लिफ्ट, इस तरह की किसी सराउंडिंग को हम टेक्निकली एक नाम देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सिलरेट कर रहा है तो इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्योंकि इस रेफरेंस फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को, उसके बिहेवियर को हम केवल न्यूटन्स के फोर्सेस के हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमको एक स्यूडो फोर्स को पिक्चर में लाना पड़ता है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को ठीक ठीक एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तब उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगता है। इस स्यूडो फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सिलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सिलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम होती है। चलो तीनों एग्जाम्पल्स जो पिछले हमने लिए उनको देखते हैं कि स्यूडो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। पहला एग्जाम्पल था कि कार सडनली रुकती है। अगर ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है विथ सम एक्सिलरेशन और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है और इसे डी एक्सिलरेट करता है। अगर कार एक्सिलरेट कर रही है तो एक्सिलरेशन की डायरेक्शन ऑफ मोशन में होती है। लेकिन अगर कार को ब्रेक लगाकर अचानक रोका जाए और ये डी एक्सिलरेट हो तो एक्सिलरेशन की डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, तो डी एक्सिलरेशन की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ऐसी कार में जो बैठा है, जिस कार को आप अचानक डी एक्सिलरेट कर रहे हो, यानी डी एक्सिलरेशन की डायरेक्शन ये है, ठीक, डी एक्सिलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोशन है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, कार। तो इसमें जो आदमी बैठा है वो आदमी
इस डी एक्सीलरेशन के ऑपोजिट एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड इस आदमी का मास इनटू, अगर डी एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड ए हो तो ए, इस पर जो फोर्स लगेगा वो डी एक्सीलरेशन के ऑपोजिट और मास ऑफ द मैन इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द डी एक्सीलरेशन, इतने मैग्नीट्यूड का इसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। दूसरा केस लो, ये चाहे कार हो और चाहे वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने 20 ग्राम वेट को 50 ग्राम के ऑब्जेक्ट से बांधा हुआ था और 20 ग्राम का वेट एक सर्कल पर चल रहा था। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो उस पर सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व, और सेंट्रिपिटल फोर्स एफ सी की वजह से इस पर एक एक्सेलरेशन लगता है ए सी टूवर्ड्स द सेंटर। अब ये कार एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई क्योंकि ये एक्सिलरेटेड है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इस पर एक एक्सिलरेशन और एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस पर और इसमें बैठे आदमी पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा स्यूडो, वो अवे फ्रॉम दिस एक्सिलरेशन होगा और उसकी मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ दिस पर्सन इनटू एक्सिलरेशन ऑफ द कार। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर की ओर रेडियली आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो 20 ग्राम हो और चाहे वो यहाँ पर कार में बैठा आदमी हो, और आदमी को एक जर्क लगता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व। तो स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, आई थिंक ये तुम लोगों का क्लियर हुआ होगा। और ये सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा mv² अपॉन r होता है, मतलब वेलोसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, स्क्वायर के वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इस वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा कर दें तो 20 ग्राम वेट 50 ग्राम के वेट को ऊपर खिसका सकता है। ये कार अगर बहुत तेज़ रफ्तार से इस कर्व पे घूमे तो ये इस फोर्स की वजह से स्किड करते हुए बाहर एक्सीडेंट इसका हो सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ अ स्यूडो फोर्स और इसकी एग्जिस्टेंस को हम डिफरेंट इवेंट्स में देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब हम सर्कुलर मोशन का, न्यूटन फिजिक्स की सर्कुलर मोशन चैप्टर का एक क्वेश्चन उठाएंगे क्योंकि वो स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नोट करो बेटा, इट इज क्वेश्चन नंबर 26 फ्रॉम द चैप्टर सर्कुलर मोशन। This question is saying a train is moving with 72 km per hour on a curved railway track of radius 400 meters. A spring balance holds 5 kg block and is suspended from the roof of the train. What will be reading of spring balance? तो इस केस को देखते हैं और इंटरेस्टिंगली आप देखोगे कि अगर आप स्यूडो फोर्स को कंसीडर करो तो आप इजीली बता पाओगे कि स्प्रिंग बैलेंस ने वैसा बिहेवियर क्यों किया। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये स्प्रिंग, ये उसका पॉइंटर जो स्केल पर रीड करता है कि कितना वेट सस्पेंडेड है, और ये एक ब्लॉक जो 5 kg का स्प्रिंग बैलेंस से लटका है। जब ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है तो ये स्प्रिंग बैलेंस इसके वेट को रीड कर रहा है 5 kg, प्रॉब्लम नहीं, ठीक। लेकिन जैसे ही ट्रेन एक कर्व्ड ट्रैक पर पहुंचती है और ट्रेन की रफ्तार इतनी हो कि mv² अपॉन r का असर दिखे, तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये वर्टिकल की जगह वर्टिकल से एक एंगल पर इंक्लाइंड हो जाता है। अब अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जिस्टेंस को लेकर इसको एक्सप्लेन करो तो आप ये एक्सप्लेन कर पाओगे कि ये इस ओरिएंटेशन में क्यों सेट हो गया। हम इसको और इस पर लगने वाले फोर्सेस को ज़रा देखते हैं। एक फोर्स तो हमको पता है बेटा, m/g है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा लगेगा, ठीक है। दूसरा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
या pseudo force which is which is the value is having m into a, और a कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो टूवर्ड्स द सेंटर लगता है, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो टूवर्ड्स द सेंटर लगता है, उसके ठीक उल्टा, और m इंटू a ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो दूसरा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या स्यूडो फोर्स, मास ऑफ दिस ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ट्रेन, ये हो गया। तीसरा फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। हमने 10th में कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ते समय इस स्प्रिंग फोर्स को पढ़ा था। क्या पढ़ा था, रिकॉल करो। ये एक स्प्रिंग है और इसकी नेचुरल लेंथ मान लो इतनी है, ठीक। अब जब इस पर हम कोई वेट सस्पेंड करेंगे तो ग्रेविटी उस वेट को नीचे खींचेगी, तो उसकी वजह से वेट ऑफ द ब्लॉक विल पुल द स्प्रिंग डाउन। तो जो स्प्रिंग की लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी, स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा, और स्प्रिंग की लेंथ जो नेचुरल थी उससे स्प्रिंग लंबी हो जाएगी। जैसे ही स्प्रिंग लंबी होगी, इसके अंदर एक फोर्स जनरेट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। वो क्या चाहेगा कि ये जो या स्प्रिंग फोर्स कहते हैं या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वो क्या चाहेगा कि इस स्प्रिंग की लेंथ वापस इसकी नेचुरल लेंथ जो है वही रीस्टोर हो जाए, स्प्रिंग की लेंथ वापस उतनी ही हो जाए। तो ऑब्वियसली जब mg ने इसको नीचे की ओर खींचा और स्प्रिंग लंबी हो गई, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो ऊपर की ओर लगेगा, और वो फोर्स चाहेगा कि ये स्प्रिंग वापस उतनी ही हो जाए जितनी पहले थी। लेकिन अगर रीस्टोरिंग फोर्स को रिकॉल करो तो रीस्टोरिंग फोर्स की एक्सप्रेशन होता है k इंटू एक्स, जहाँ k कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। कोई स्प्रिंग हार्ड है, कोई स्प्रिंग स्मूथ है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट उस हार्डनेस ऑफ स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, और x होता है एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये स्प्रिंग को ऊपर की ओर लगेगा, और जितना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे ये स्प्रिंग इस वेट की वजह से लंबी होती जाती है, जैसे जैसे ये स्प्रिंग एक्सटेंशन इसका बढ़ता है, वैसे वैसे ये kx फोर्स इंक्रीज करता है, और एक पॉइंट आता है इस जर्नी से इस जर्नी के बीच में, जहाँ पर कि वेट इस फोर्स के बराबर हो जाता है। ये फोर्स बढ़ते बढ़ते एक्सटेंशन बढ़ रहा है, देखो धीरे 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 धीरे। तो इस पॉइंट पर जहाँ पर आकर ब्लॉक रुक गया है, इस पॉइंट पर एक्सटेंशन x इतना हो गया है कि उसकी ओरिजिनल लेंथ और ये जो नई पोजीशन है इसके बीच के लेंथ के डिफरेंस को एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन इतना हो गया है कि ये जो ऊपर वाला फोर्स है kx, ये mg के बराबर हो गया है, और अब ये इस ब्लॉक को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो जो kx फोर्स है ये किस पे लग रहा है, kx फोर्स स्प्रिंग के अंदर पैदा हुआ, और ये कौन एक्सपीरियंस करेगा, ये ब्लॉक एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये ब्लॉक इस स्प्रिंग से अटैच्ड है। तो अगर स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स है जो कि ऊपर की ओर स्प्रिंग को वापस ले जाना चाहता है, तो ये ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच्ड है, ये इस kx फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो हम इस फोर्स kx को इस ब्लॉक पर दिखाते हैं, और ये कहते हैं कि इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो ये kx फोर्स, ठीक है, ये फोर्स kx, और दूसरा ये फोर्स mg। और जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं तो ये स्प्रिंग और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और इस तरीके से इसका पॉइंटर 5 kg रीड करने लगता है। क्लियर हुई बात।
अब जब यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स की एंट्री हो गई। स्यूडो फोर्स की वजह से स्प्रिंग का इंक्लिनेशन चेंज हो गया, और सिर्फ इंक्लिनेशन नहीं चेंज हुआ, इसकी लेंथ भी चेंज हुई। क्यों चेंज हुई, चलो उसको समझें। इनिशियली ब्लॉक पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा था, तो इसके फोर्स को बैलेंस करने के लिए केवल स्प्रिंग का फोर्स kx लग रहा था। ठीक है, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक फोर्स स्प्रिंग को नीचे खींच रहा था, तो जो kx है, जिसकी जिम्मेदारी क्या है कि स्प्रिंग को वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पर ले आए, उसे केवल mg के पुल के साथ डील करना था। लेकिन इस केस में देखो, ये दो फोर्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं ऐसे लगेगा। इस पैरेललोग्राम को हम लोग पूरा करेंगे। ये दो फोर्सेस है, इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो हम लोग इस पैरेललोग्राम को, इसके पैरेलल एक लाइन खींची, इसके पैरेलल एक लाइन खींची, डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट बताएगा। तो अब तुम देखो कि सिर्फ mg अब स्प्रिंग को नहीं पुल कर रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट Fr इस स्प्रिंग को पुल कर रहा है। तो अब स्प्रिंग का जो लेंथ है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा, और जब लेंथ यानी एक्सटेंशन चेंज होगा, x चेंज होगा, तो kx भी चेंज हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा थोड़ा सा। तो अब जो kx है उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, इस तरफ। तो देखो, जब mg था फोर्स, तो kx ने mg को बैलेंस किया था, और इसने डिसाइड किया था कि कितनी रीडिंग होगी। तो अब kx डैश जो है वो इन दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा, और अब kx डैश डिसाइड करेगा कि रीडिंग कितनी होगी। तो असल में स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग अगर निकालनी है तो हमको kx डैश निकालना होगा। तो सिंपली हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे कि अगर ये ब्लॉक इस समय इक्विलिब्रियम में है, जबकि इस पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये फोर्स जो इन दोनों का रिजल्टेंट है अपने ऑपोजिट फोर्स के इक्वल है, तभी ये ब्लॉक इस ओरिएंटेशन में इक्विलिब्रियम में है। तो इसकी वजह से जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, देखो, एट इक्विलिब्रियम kx डैश इज इक्वल टू Fr। Fr कितना है, ये दोनों का रिजल्टेंट जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस mac स्क्वायर, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर। यहाँ पर kx डैश में k और x डैश अलग अलग, हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इसकी पूरी वैल्यू निकालनी है क्योंकि यही रीडिंग डिसाइड करेगा। तो इसकी जगह हमने लिख दिया f ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो f ऑफ स्प्रिंग स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हटा दिया, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में, mg स्क्वायर प्लस दिस एक्सप्रेशन स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज रखनी शुरू करी। m की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 5, तो mg हो गया 50, और v 72 किलोमीटर पर आवर था, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्चुअली ये 5 स्क्वायर बचा केवल। तो जो स्प्रिंग फोर्स का स्क्वायर था दैट इज 50 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी 2525। तो Fs हो जाएगा अंडर रूट 2525, ये आ जाएगा 50.25 न्यूटन, या इसको हम लिख सकते हैं 5.025 किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट। ठीक है, या मास 5.025 kg। तो इंस्टेड ऑफ 5 kg स्प्रिंग बैलेंस विल रीड 5.025 kg और 5.025 kg फोर्स, यानी हल्का सा वेट जो है वो बढ़ा हुआ आएगा ड्यू टू दिस स्यूडो फोर्स। तो ये स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट और कैसे उसको अप्लाई करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ये डायग्राम बहुत केयरफुली कॉपी करें, और उसके बाद सारे स्टेप्स बहुत केयरफुली कॉपी करें।